जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी एंड इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। कभी नौजिया, कभी वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते थे। समझ ही नहीं आता था किससे शेयर करें, बिकॉज होता है ना कि आपके पास कोई ऐसा हो जिससे आप दिल की बातें शेयर करें और आप कंफर्टेबल फील करें। एक अगर मैं किसी को शेयर करती तो बोलते थे तो नॉर्मल है, कॉमन है। फिर धीरे धीरे जब रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, जब हम धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी, जब मैं अपनी गायनी से मेरी रेगुलर मेरी बात होने लगी, देन उन्होंने बताया कि इट्स नॉट रेगुलर, इसके पीछे कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। देन तब समझ में आया कि एक नौजिया होना या वॉमिटिंग आना या चक्कर आना, उसके पीछे बॉडी में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो हमें सबकी बॉडी एक जैसी नहीं लेनी है। तो आज एक ऐसे ही बातों के साथ मैं आज आई हूँ डॉक्टर शेफाली के साथ। एंड डॉक्टर शेफाली जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। तो आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पीरियड, रिलेटेड टू कि हम कि कंसीव कैसे करें, कंसीव ही नहीं हो पाता, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो सब वुमेन के माइंड में, बट हम शेयर ही नहीं कर पाते हैं। माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आज लेट्स वेलकम डॉक्टर शेफाली। डॉक्टर शेफाली, आप कैसे हैं पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड गुड डॉक्टर शेफाली। सो डॉक्टर शेफाली, सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि पीरियड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड जब मेरे फर्स्ट पीरियड आए थे ना, तो मुझे पता ही नहीं, मतलब मैं शॉक थी कि ये क्या है। एंड देन मम्मी से कहने में भी ऐसा लग रहा था कि मम्मी ये है, तो मम्मी ने बोला कि अच्छा तुम ये कर लो। बट उस टाइम पे जो पेन हो रहा था, जो एक एक होता है ना, माइंड में इतना सारा स्ट्रेस था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं होती थी। बट नाउ इन दीज डेज जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं और वो अवेयरनेस ला रहे हैं, तो आप अपना सजेशन क्या देना चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं जिनके पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर तो आपका क्या सजेशन मेरा होगा। सजेशन उन मदर्स के लिए होगा जिनकी टीनेज डॉटर्स है, 11-12 इयर्स की हैं। आप उनको पहले से बता के रखो दे समथिंग कॉल्ड पीरियड। ये हमारे हर मंथली होता है और एक फीमेल के लिए बहुत नॉर्मल होता है। सो दैट जब उनकी डॉटर को फर्स्ट टाइम पीरियड आए तो दे आर नॉट इन अ शॉक। उनको हम्म ये ना हो कि हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हम्म इज इट समथिंग एबनॉर्मल, हम्म व्हाई एम आई ब्लीडिंग, हम्म ये कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। तो प्रायर अवेयरनेस अगर हम अपने डॉटर्स को देंगे तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। उनको एक शॉक वाला स्टेट नहीं होगा। एंड उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। आफ्टर एवरी 30 to 40 डेज आपको ये पीरियड आएंगे। उन्हें ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पीरियड लेट आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं व्हाट आर द अलार्मिंग साइंस बेसिकली। हम्म क्योंकि जब पीरियड फर्स्ट टाइम आते हैं तो दे आर नॉट नॉर्मल जैसे अडल्ट को आते हैं। तो वो इरेगुलर हो सकते हैं फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। एंड ब्लीडिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कईयों को पीरियड थोड़े ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे, कईयों को नॉर्मल 3 to 4 डेज के लिए चलेंगे। ओके पेन उनको थोड़ी सी होगी इनिशियल फ्यू मंथ, शायद उनको पेन ना हो क्योंकि स्टार्टिंग के पीरियड्स मोस्टली एनओव्यूलेटरी होते हैं। ओके। उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता जब हम फर्स्ट पीरियड्स बच्चों के चालू होते हैं। तो जैसे जैसे पीरियड ओव्यूलेटरी होंगे पेन भी चालू होगा विच इज नॉर्मल। एक हद तक पीरियड में पेन होना बहुत नॉर्मल होता है। बट इफ इट गोज बियॉन्ड अ लिमिट कि आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो, पलट भी नहीं पा रहे हो, या इट इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, देन इट नीड्स केयर फ्रॉम अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो मैम, व्हाट इज अ नॉर्मल पीरियड एंड व्हाट इज एबनॉर्मल पीरियड? क्या अलार्मिंग है कि ये मेरे नॉर्मल है तो मुझे गायनी के पास नहीं जाना चाहिए, और ये एबनॉर्मल हो गया तो मुझे जाना चाहिए? क्या अलार्मिंग है जो हमें जानना एक चाहिए? नॉर्मल ओव्यूलेटरी फीमेल में नॉर्मली 28 से 30 डे का साइकिल लेंथ होता है और 4 to 5 डेज का पीरियड लेंथ होता है। बट इट हैज अ रेंज, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है। तो 21 डेज के साइकिल इंटरवल किसी को आ रहा है या एट द इंटरवल ऑफ 35 डेज आ रहा है तो वो नॉर्मल है। ओके। बियॉन्ड बिफोर 21 डेज एंड आफ्टर 35 डेज एबनॉर्मल है। और उसमें हमें जांच करवा लेनी चाहिए कि अगर ये इस तरीके से इरेगुलर हो रहे हैं तो। ऑल्सो हमारा फ्लो पैटर्न कैसा है, इज इट अ नॉर्मल फ्लो, लोअर फ्लो ऑन अ लोअर हम्म साइड, या ये बहुत ज्यादा हैवी फ्लो है। हम्म तो इफ अ फीमेल इज यूजिंग 3 to 4 पैड्स पर डे इट ओके इज नॉर्मल। ओके
एंड अगर उसको बहुत ज्यादा क्लॉट्स बड़े बड़े पास हो रहे हैं देन दैट इज एबनॉर्मल। ओके, सो तो फिर हमको गायनी से कंसल्ट करना या चाहिए। कोई भी इरेगुलरिटी हो, या फिर फ्लो में डिफरेंस हो, या बहुत ज्यादा पेन हो, इस तरीके के कोई सिम्टम्स अगर किसी को अपने हर पीरियड में देखने को मिलते हैं तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो मैम पीरियड में जो पेन होता है, वो पेन किस लेवल पे, मतलब काफी लोगों को पेन इतना अनबियरेबल होता है कि वो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो जी। क्या उस टाइम पे पेन किलर लेना बॉडी के लिए सही होता है, या फिर मतलब जैसे हमें पेन होता था बट इतना नहीं होता, बट मैंने देखा है बहुत मेंबर्स को, ऐसे वुमेन को कि इनको इतना पेन होता है कि वो चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो उसमें आपका क्या सजेशन है, आप क्या पेन किलर सही रहता है उनके लिए? देखिए, अगर माइल्ड पेन हो रहा है, किसी को माइल्ड क्रैम्पी पेन है, तो थोड़े बहुत मेजर्स से वो अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे हॉट वाटर बॉटल हमने यूज कर हम्म। लिया, या कईयों को चाय कॉफी पीने से ठीक हो जाता है। बट अगर इतना ज्यादा है कि चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, यू आर टॉसिंग ऑन बेड हम्म। एंड यू कैन नॉट गेट अप, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि विद द हेल्प ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट टेक अ गुड मेडिसिन विच हेल्प्स योर प्रॉब्लम ऑफ पेन, बिकॉज इट इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ। ओके। ये कोई एबनॉर्मल चीज तो है नहीं, मेंसेस आपको हर महीने आने हैं। हम्म। तो डिफिकल्टी में रहना इज नॉट अ गुड थिंग। यू हाँ। कैन टेक मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सो मतलब मेडिसिन लेना मतलब कोई भी ऐसा हार्मफुल नहीं है, नहीं, मतलब इट ले इज नॉट सकते हैं। हार्मफुल इफ यू टेक अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट अगर आपको उससे ज्यादा की जरूरत पड़ रही है तो हमें कुछ दूसरी चीजें रूल आउट करनी पड़ती है कि नॉर्मल मेंसेस के अलावा कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया या कोई पेल्विक डिजीज तो नहीं है, वो हमें रूल आउट करना पड़ता ओके, है। सो मैम पीरियड से रिलेटेड पीसीओडी और पीसीओएस बहुत सुनने में आता है, मतलब पहले तो पीसीओडी पीसीओएस दोनों सेम है, क्योंकि मतलब दोनों को सब लोग ज्यादातर एक ही नाम से बोलते हैं, पीसीओडी पीसीओएस तो। या तो बेसिकली इट इज एन इंटरचेंजेबली यूज टर्म। Okay. पीसीओएस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसको हम पीसीओ कहते हैं। तो इसमें तीन बेसिक चीजें होती हैं। तो इनमें से दो, इन तीन में से अगर दो चीजें आपके आपको देखने को मिल रही है तो हम उसे पीसीओ कहते हैं। ओके। तो सबसे पहला इसमें होता है इरेगुलर पीरियड्स होना, लेट लेट पीरियड आना। दूसरा होता है कि वेट गेन हो गया, हमें हार्मोनल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो मेल हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे हेयर बॉल्डनेस या हेयर लॉस हो रहा है, या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, लाइक इन चिन, चेस्ट, एब्डोमिनल एरिया। या अगर हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़े हुए हैं। तीसरा, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें है पॉलिसिस्टिक ओवरी पैटर्न देखने को मिलता है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज प्रेजेंट है तो हम उसको पीसीओ कहते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम, कि अगर आपका कंसर्न है कि पीरियड इरेगुलर है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपका कंसर्न है कि कंसीव नहीं हो रहा, तो देन दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। बट इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन होगी, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन। तो मैम पीसीओडी बोलते हैं कि ये क्योरेबल नहीं होता है, मतलब इज इट अ मिथ, और ये सच है कि मतलब? सी, पार्टली ये सच है, पार्टली मिथ है। अब क्योरेबल नहीं होता है हम क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पर एक मस्सा है, हम्म। तो वो है, हम्म। आपको रिमूव कराना पड़ेगा। हम्म। तो पीसीओ में क्या है, पीसीओ में आपकी ओवरीज बहुत बड़ी है, उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। तो हम, ओवरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हम उसे काट नहीं सकते। बट पीसीओडी से होने वाले जो सिम्टम्स हैं हम उनको जरूर कर्टेल करके रख सकते हैं। तो पीसीओडी के सिम्टम्स को हम क्योर करके रख सकते हैं, बट हम पीसीओ को ऐसा छोटी ओवरीज नहीं बना सकते उसको। तो ओके। सिम्टम्स आर डेफिनेटली क्योरेबल। ओके, तो मैम ये पीसीओडी पहले के टाइम में, जैसे हम लोग भी जब थे बचपन में, या अभी तो आजकल बच्चों में भी जल्दी से वो सिम्टम, एडल्ट होते ही वो सिम्टम आ रहे कि पीरियड इरेगुलर हो गए हैं। पहले के टाइम में हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि पीसीओडी कोई टर्म भी होती है, बट नाउ इन दीज डेज वी आर लिसनिंग, इट जस्ट लाइक कि हर घर में कोई पीसीओ, या हर एक घर छोड़कर पीसीओडी का एक मेंबर है। तो क्या ऐसा रीजन है, मतलब जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हर एक वुमेन इस तरीके का ये एक्सपीरियंस कर रही है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीजन है ऐसा?
देखो, पीसीओडी पार्टली जेनेटिक होता है, इट इज बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल। इसमें जीन्स, हेरिडिटरी भी इन्वॉल्व होता है, प्लस हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी के अराउंड क्या एनवायरमेंट है, हम किस एनवायरमेंट में जी रहे हैं। तो आई थिंक ऑल्सो बिकॉज कि आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है पीसीओ को लेके। तो लोगों को, हो सकता है पहले भी पीसीओ लोगों को होता हो, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं थी हम्म। कि हमें पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं तो पीसीओ हो सकता है। बट यस, जो पॉल्यूटेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट में, फाइटो ईस्ट्रोजन्स हम जो इतने अलग तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं बिना किसी नॉलेज के कि जो हम खा रहे हैं या जो हवा में है वो पोल्यूटेड हो सकता है। दिस आई थिंक इज वन ऑफ द लीडिंग रीजंस जिसकी वजह से पीसीओएस के चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैम ये भी एक्सपीरियंस है कि पहले की फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती थी और अब की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो जैसे हमारे स्टूडेंट हैं जो जो हमारे साथ क्लासेस करते हैं, तो जब वो रेगुलर हो जाते हैं तो उनके जो, अगर वो पीसीओडी भी है बट उनकी पीरियड्स रेगुलर होने लग जाते हैं, जैसे ही जी वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी रोक देते हैं देन उनका जो रेगुलरिटी जो पीरियड का था वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या ये मतलब पीसीओडी के केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एक्टिव हैं तो वो जी आपका बिल्कुल। पीरियड फिजिकल रेगुलर। एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीओ, जैसा कि मैंने कहा कि पीसीओएस को हम क्योर नहीं कर सकते, बस उसके सिम्टम्स को हम जरूर कर्व कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। तो पीसीओएस में अगर हमें पीरियड रेगुलराइज करना है तो हमारा वेट एट बे होना चाहिए। हम्म। उसके लिए हमें डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो अगर कोई ओबीज फीमेल है, वो अपना अराउंड 7% वेट लॉस भी कर लेती है, हम्म। तो उसे ये देखने को मिलेगा कि उसके पीरियड्स अब रेगुलर होने लगे हैं। तो इसीलिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीसीओडी के सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मैम आजकल ना इतने सारे हमारे जेंटल पार्ट्स को क्लीन करने के लिए जो वॉशेस आ गए हैं, जी तो ज्यादातर हमारी कम्युनिटी में वुमेन पूछती हैं कि मैम कि मुझे ये लगाना चाहिए कि नहीं। जैसे मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी बट जो भी वॉशेस आते हैं तो दे आर सेफ, मतलब क्या हमें यूज करना चाहिए? नो, दे आर नॉट रिकमेंडेड। वजाइनल वॉशेस आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज उससे क्या होता है ना कि जो हमारा गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है हमारे प्राइवेट एरिया में, वो इम्बैलेंस हो जाता है। हम्म। तो वो अच्छा करने की जगह बुरा ही होता हम्म। है। हम्म। तो what we recommend is कि you should wash your genitals with a normal mild soap and water, or just a plain lukewarm water is also enough। washes की हमें जरूरत नहीं होती। ओके। सो मैम ये भी जैसे ये हमने अभी बात की कि वॉशेस वगैरह इससे भी हमारा इम्बैलेंस हो जाता है एंड देन जी फिर उसकी वजह से उनको ड्राइनेस, एंड क्या उसकी वजह से फिर हमारा फंगल इन्फेक्शन, इस तरीके के इन्फेक्शन जो एग्रीवेट हो जाते हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए, हमें, हमारा बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरियाज, सम आर गुड सम आर बैड। तो दोनों के बैलेंस बना रहता है तो हमारा बॉडी नॉर्मल होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में नॉर्मली चलता है। बट अगर गुड बैक्टीरिया वॉश ऑफ हो जाएंगे हमारे बॉडी से, तो जो बैड बैक्टीरिया जो है वो फंगस को ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम्म। उससे देखेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ये सारी चीजें, वजाइनल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होने लग जाती है। तो हमें वॉशेस नहीं यूज करने चाहिए। टू द मोस्ट, अगर किसी को जरूरत पड़ती भी है तो once in 15 days is enough, not more than that। तो मैम ये जो फंगल इन्फेक्शन है, बिकॉज मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रह चुका है फंगल इन्फेक्शन, इनफैक्ट ईस्ट इन्फेक्शन था मुझे बहुत एक्सट्रीम, एंड वो ड्राइनेस एंड वो जो इचीनेस होती है वो एक्सट्रीम लेवल की थी। तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि क्या करें क्या, मतलब तो मेरी गायनी ने भी मुझे सजेस्ट किया था। मैम जो इससे रिलेटेड जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके साथ वाटर डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज जो होता जी है वो सबसे कॉमन हमारे वुमेन कम्युनिटी में है। एंड जी वाटर डिस्चार्ज के कारण दे फील डिस्कम्फर्ट व्हेन वाइल दे आर डूइंग द वर्कआउट एंड वो डिस्चार्जिंग जी। ज्यादा होती है। तो इज इट द सिम्टम ऑफ द कि उनके बॉडी में या उस एरिया में अभी भी इंफेक्शन है तो वो बाहर निकल रहा है उसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम? देखिए, नॉर्मल डिस्चार्ज, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें समझने होते हैं। इफ दैट इज नॉट द पैटर्न विच वी आर सीइंग, तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज एबनॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिस्चार्ज ही थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, विच इज अ मैटर ऑफ few months, वो ठीक हो जाता है। बट इफ देर इज एनी डिस्चार्ज दैट इज कॉजिंग इचिंग,
या आपकी पैंटी स्टेन हो रही है, हम्म। या स्मेल आ रही है, या आपको इन जनरल बहुत इरिटेशन हो रही है, देन दैट मीन्स कि वो इन्फेक्टिव है। अब इन्फेक्शन कौन सा है वो चेक करके पता चलता है। बट देर आर सर्टेन टिप्स जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ जिससे उनको वजाइनल इन्फेक्शंस कम हो। दैट इज कि हमें बहुत ज्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रकार के एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं बिकॉज हमें बुखार था या वायरल इन्फेक्शन था, कई बार उसकी वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर बेसिक फ्यू हाइजीन टिप्स जो हमें फॉलो करने होते हैं जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन हमें ना हो या कम हो। तो दिस इज अलार्मिंग मैम कि जैसे हमें वाइट डिस्चार्ज हुआ तो काफी लोग सोच वेट करते हैं कि चलो लेट्स सी कि अभी कितना दिन होने वाला है, देन वो जब एक्सट्रीम हो जाता है देन वो गायनी के पास कंसल्ट करने जाते हैं। तो हमें कब अ, कौन सा ऐसा सिम्टम पे ही हमें फर्स्ट उसमें ही चले जाना चाहिए कि वो चीजें बढ़े ना, वो क्योंकि वर्स्ट हो जाता है तब वो लोग पहुंचते हैं। बीइंग अ वुमेन, मैं अगर बताऊं तो वुमेन हेल्थ के लिए इतनी नहीं होती है बिल्कुल जितना जी, डेडिकेशन होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो वो 2-3 दिन वेट करते हैं कि अरे ठीक है ठीक है। तो आपका क्या सजेशन, मतलब किस टाइम पे हमें गायनी के पास चले जाना देखिए, चाहिए? अगर आपका डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट नहीं है, ग्रीनिश येलो है, या कर्डी चीजी है, हम्म। या फिर इचिंग हो रही है, तो आपको उसी समय अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्फेक्शन माइल्ड होता है, बाहर नहीं दिखता, बट वो इंटरनली होता है। हम्म। तो वो चेकअप करके, इंटरनल एग्जामिनेशन करके वो हम देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में इन्फेक्शन है या नहीं। बिकॉज इफ यू रीच लेट, आपने सोचा कि चलो अब तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम फिर 2-3 महीने बाद दोबारा वो चीज हुई, तब वो इन्फेक्शन का सिवियरिटी बढ़ जाता है। हम्म। एंड तब वो लोकलाइज इन्फेक्शन की बजाय और ऊपर ट्रैवल करने लगता है। इट कैन कन्वर्ट इनटू अ पेल्विक इन्फेक्शन हम्म। विच कैन बी डेंजरस एट टाइम्स। ओके। एंड ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते थे मैम जब इन्फेक्शन होता है तो मुझे एडमिट भी करना पड़ा है हॉस्पिटल में, तो इस तरीके का सिवियरिटी या आ जाती है। सीवियर एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन में हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ जाता है बिकॉज उनको ओरल मेडिकेशंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। तो उन हम्म। कंडीशंस में कई बार पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए बेटर होता है कि कट द प्रॉब्लम इन द निब। तो जब आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसी समय अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनको मिलिए, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है उसको आप लीजिए। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल मतलब हम लोग जितने मॉडर्न हो गए हैं तो उतना हम लोग ना प्रेगनेंसी से दूर भागते हैं, राइट? मतलब हमें लगता है कि थोड़ा सा हम सेट कर ले चीजें देन हम करेंगे, अभी मेरी एज नहीं है, मुझे अभी तो शादी भी नहीं करनी है। तो आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड जैसे जैसे बढ़ गई है वैसे वैसे आईवीएफ के सेंटर्स भी बहुत खुल गए हैं। तो क्या ऐसा रीजन है कि फर्टिलिटी इशू हमारे अंदर इतना ज्यादा हो गया? पहले तो कंसीव करना बहुत इजी होता था कि एक वो नेचर है कि हमने प्लान किया एंड देन हो गया। तो क्या ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, हर एक वुमेन में ये इश्यूज आ रहे हैं? यदि आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे मैरिजेस बहुत अर्ली होती थी, लाइक आप हार्डली किसी को देखोगे कि टिल द एज ऑफ 28 अ फीमेल इज नॉट मैरिड। हम्म। 23-24 की एज में मैरिज हो जाती थी। तो एज हैज डेफिनेटली गॉट एन इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी। देखो, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी है। कोई नॉर्मली भी 25 ईयर्स में नहीं कंसीव कर पाएगा, कोई 40 ईयर्स में भी अपने आप कंसीव कर लेगा। तो हर किसी की अपनी बॉडी है, हर किसी का अपना ओवेरियन रिजर्व है, हर किसी की अपनी फर्टिलिटी कंप्लायंस है। तो इस एज अ प्रोफेशनल हर किसी को लगता है कि मुझे तो अभी ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और अब इट इज बेटर कि मैं अभी बच्चा नहीं करती हूँ। तो इस सोच में कि अभी पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, अभी पहले मैं जॉब में कुछ कर लेती हूँ, हम समहाउ अपनी मैरिजेस डिले करते हैं, फिर बच्चा डिले करते हैं, और हमें ये ध्यान नहीं होता कि हम वी हैव अराइव्ड एट अ सर्टेन एज। जब हम्म। कंसीव करना, आई डोंट से कि इम्पॉसिबल है, बट इट एट टाइम्स बिकम डिफिकल्ट। हम्म। तो एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज कि फर्स्ट बेबी शुड बी प्लान एटलीस्ट एट अराउंड द एज ऑफ 30 और बिफोर दैट। तो मैम ऐसा क्या मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक एज है क्या, मतलब एज टाइमिंग है कि इस टाइम पे हम अगर कंसीव करते हैं तो देयर आर द चांसेस कि एक फर्टिलिटी जो होती है वो मतलब हम कंसीव कर पाते हैं? या फिर ऐसा 30 के बाद हमारी फर्टिलिटी एग की क्वालिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है? जी बिल्कुल, 35 के बाद तो देखो, देयर इज
स्टीप कर्व, हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है। 30 एंड 35 इज अ नॉर्मल दिस थिंग, बट अगेन हर किसी की अपनी बॉडी और अपना रिजर्व है। तो एट अराउंड 30 years ऑफ एज एक बच्चा हो जाना चाहिए, एंड 35 के बाद हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है। जो हमारे ओवरीज में एग होते हैं वो एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आने लगती है। एंड इट इज दिस टाइम जब हमें दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे IUI हो गया या IVF हो गया या दूसरे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हो गई। ओके। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि हमारा ये फर्टिलिटी वाला ये जो आपने मुझे बताया कि आई थिंक हमें एक सही एज के टाइम पे हमें अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, ताकि फिर हम बाद में हम अपनी मतलब उतने कॉम्प्लिकेशंस ना लेने पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट, उन्होंने 32 के एज में मतलब उनका मेनोपॉज आ गया, ओके। 32 की एज में। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट, जिन्होंने दो केसेस में आपको, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो शी इज ट्राइंग, वो एक अंडर गायनोकोलॉजिस्ट के अंडर में भी है, उनकी एग की क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड का भी स्पर्म वगैरह सब कुछ, मतलब जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो सब कुछ ठीक है, बट शी इज नॉट एबल टू कंसीव। एंड सेकेंड इज कि उसका इतना जल्दी मेनोपॉज आ गया। तो दोनों में मतलब हम अगर 30 के बाद भी हम 30 से 35 के एज में भी हम कंसीव कर पा रहे हैं, तो उसका 32 में इतना अर्ली मेनोपॉज आ गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग हो गया, क्योंकि शी वांट टू प्लान फॉर सेकेंड बेबी। ओके। एंड जो जो मैं स्टूडेंट की बता रही हूँ, वो प्लान कर रही है पिछले 3 सालों से, बट वो प्लान नहीं कर पा रही। तो क्या मतलब क्या चीजें हो रही हैं ऐसी? जो आपकी पहली स्टूडेंट है जो 32 years की है और उसका मेनोपॉज हो गया, तो ऐसे केसेस को हम प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी या प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। जो भी फीमेल जिसको मेनोपॉज 40 years के पहले हो रहा है उसे हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, और इसका इंसिडेंस अराउंड 1% है। ओके। तो इट इज ऑलवेज आइडियल कि जब आपने कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, डू गो एंड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, गेट अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग डन। उसमें कुछ टेस्ट एडवाइज्ड होते हैं जो ये भी देखते हैं कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कितना है। तो अगर आपके वो टेस्ट विद इन नॉर्मल रेंज आ रहे हैं तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि चलो हम 5 to 6 months नॉर्मली ट्राई करके देख लेते हैं, या फॉर एन ईयर हम नॉर्मली ट्राई करके देख लेते हैं। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपका ओवेरियन रिजर्व उतना अच्छा नहीं है, उन केसेस में अपने गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प से आपको जल्द से जल्द फैमिली प्लानिंग, अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। तो मैम, जो मैंने जो एक स्टूडेंट का जो पूछा 32 के में, ऐसे मतलब ऐसे क्या हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं कि अर्ली एज में एटलीस्ट हमारा मेनोपॉज तो ना आए? मतलब हम क्योंकि सबको जाना है, बट कोई अगर प्लान कर रहा है एंड उसने प्लान किया है कि मैं 30 से 35 के एज में मैं प्लान करूंगी, बट शी गॉट मेनोपॉज, आई थिंक वो कहीं ना कहीं तो ट्रॉमा उसके माइंड में आ गया। तो हम ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा एटलीस्ट वो अर्ली मेनोपॉज तो एटलीस्ट ना आए? देखो, कुछ रीजंस होते हैं मेनोपॉज के जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या जेनेटिक डिजीजेस हैं, वो हमारे बॉडी में है तो है। पर देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जो कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज और एक वेट हमारा एक नॉर्मल रेंज में रहे, तो उससे जो इफेक्ट्स होते हैं ओवेरियन इनसफिशिएंसी के वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का पेशेंट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके। तो इसीलिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी मैरिज हुई है, व्हेन यू आर प्लानिंग या थिंकिंग ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, एक बार आप अपना चेकअप करा के जरूर आओ। टेस्ट जो लिखे, ठीक है, यू कैन वेट फॉर एन ईयर, बट एटलीस्ट यू शुड गेट सम टेस्ट डन, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो कि अलार्मिंग हो सकती है आगे जाके, और जिसके लिए हमें जल्दी स्टेप लेना चाहिए। सो मैम, पहले जो प्रेगनेंसी होती थी, मतलब हम लोग गायनी से इतना, मतलब मैंने तो कंसल्ट किया था, बट मम्मी के एज मतलब वो लोग गायनी से कंसल्ट करके प्लान नहीं करते थे। अभी हम लोग गायनी से कंसल्ट करके कि अभी आई एम प्लानिंग कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, देन गायनी सजेस्ट करते हैं कि हाँ आपको ये चीजें करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आप अगर जितना भी टाइम ले रहे हो, बट आप जब प्लान कर रहे हो तो एक बार हम्म। गायनी से अपने कंसल्टेशन रख लो। तो ये मतलब आपने जो एज ग्रुप बताया, उस बीच में जब हम गायनी के पास जा रहे हैं, तो काफी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीजों को कि
जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं आई वेंट टू गाइनो, तो बात करना भी ना मुझे हंसी आ रही थी कि मैं अपने गायनी से बात क्या करूंगी, क्योंकि वो बोलते हैं इस डेट पे ऐसे ऐसे करना है, आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो इस चीज की अवेयरनेस अभी धीरे धीरे आ रही है। बट आपका क्या सजेशन है कि एक डॉक्टर के सामने तो आई थिंक हमें फ्रीली हर एक क्वेश्चंस पूछने बिल्कुल का राइट्स होता है, बट बिल्कुल। समटाइम कुछ ऐसे वुमेन होती है मैम, दे फील नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर या इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेंबर एज वेल। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि आप अगर प्लान कर रहे हो बेबी, तो आप मतलब आपको डॉक्टर से डायरेक्ट आपको ये अपने जैसे हस्बैंड के बारे में भी चीजें डिस्कस नहीं कर पाती हैं लोग, तो आपका क्या सजेशन है कि वो। देखो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं ये जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आ रहे हो तो यू शुड कम एज अ कपल। आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, नेचुरली आपको कोई प्रॉब्लम है, देर आर सर्टेन कंसर्न्स जो आपको विच आर कीपिंग यू ऑन फुट, कि ये मुझे प्रॉब्लम है या शायद ये एबनॉर्मल है, हम्म। तभी आप डॉक्टर के पास आ रहे हो। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास आ ही गए हो तो खुल के बात करो, कुछ तो रास्ता आपको मिलेगा। प्लस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है। हम्म। तो जब कोई फीमेल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आती है, मैं ऑलवेज उनको कुछ पेशेंट होते हैं वो अकेले केबिन में आ जाते हैं, हस्बैंड बाहर हस्बैंड का बैठे भी। होते हैं। देन आई कॉल देम, आई आस्क देम कि क्या आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं? वो कहते हैं आए हैं। तो मैं उनको जरूर अंदर बुलाती हूँ कि आप प्लीज एज अ कपल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लीजिए, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड एज अ कपल। कुछ चीजें उनको प्रॉब्लम लगेगी कि शायद ये हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए या करना चाहिए डॉक्टर से। एज अ कपल वो दे कैन गिव कॉन्फिडेंस टू ईच अदर कि हाँ, ये हम दोनों की एज अ कपल प्रॉब्लम है एंड वी नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट सजेशन, सो दे कैन इजीली ओपन अप विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो इट्स अ रिक्वायर्ड है कि अब जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो एटलीस्ट गायनी से हमारा कंसल्टेशन एक हेल्दी वे में होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं कर रहे हो बट यू आर प्लानिंग टू डू, तो आई थिंक हमें गायनी के जी। पास जाके मेनी अपना टाइम्स चीज। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम्म। वेंस यू विजिट अ हम्म। गायनेकोलॉजिस्ट तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये यस। चीज तो मैंने सोची ही नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, और वो आपको अपनी कंसल्टेशन में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके पता लगे। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक प्रीकंसेप्शनल विजिट, प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। एज यू सी की अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, इनफैक्ट डिजीजेस भी हर चीज की इतनी बढ़ने लगी है, तो बहुत। वन प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग शुड बी डन अलोंग विद द पार्टनर। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रेगनेंसी ना बहुत ही केयर में जाती है, हस्बैंड का प्यार, फैमिली का प्यार बहुत मिलता है, मतलब वो फेज बहुत अच्छा होता है, उस टाइम पे हमारी चीजें बहुत अंदर चल रही होती है गड़बड़, बट ऊपर से चीजें बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल होती है, साथ में होते हैं। बट जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है ना, सडनली ऐसा लगता है कि हम लोनली फील कर रहे हैं, सडनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो वो एक ट्रॉमा आई थिंक बहुत सारे वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं कि जैसे बेबी डिलीवर हुआ, 1 मंथ आपके साथ है कोई, उसके बाद कोई नहीं होता है, देन आपको बेबी को भी देखना है, बिल्कुल। आप सो भी नहीं पा रहे हो, क्रैंकी हो रहा है बच्चा, उसके नैपीज चेंज करना है। फिर अगर आपका मतलब आप अभी तक उस फेज से बाहर ही निकले थे, तब तक आप सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक उसके लिए आपका क्या सजेशन है फैमिली के लिए या हस्बैंड के लिए, कि हमें उस टाइम पे कितना सपोर्ट देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट डिलीवरी वुमेन जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाती हैं, उनको समझ नहीं आता, वो हर थोड़ी देर में रोना स्टार्ट कर दे, जैसे मैंने फील किया है। मैं अपने आप को देख के ही मैं सोचती थी यार मेरा होगा क्या। एंड हस्बैंड बिजी हो जाते हैं अपने काम में, फैमिली इतना, फिर बच्चे को आपको देखना है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे। देखो होता क्या है ना, जब हर कोई फैमिली में एक्साइटेड होता है कि अब बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है, उसके पहले तो पूरी अटेंशन मदर्स को मिलती है, वुड बी मदर्स को मिलती है। तो जैसे ही बच्चा होता है वो अटेंशन थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, एवरीबडी इज आफ्टर बेबी, कि हाँ ये बेबी हुआ है, हर किसी को उसका चाह होता है। और मैं यही रेकमेंड करूंगी कि हमारा अटेंशन डिवाइड नहीं होना चाहिए। मदर को भी उतनी केयर चाहिए, बच्चे को भी उतनी केयर चाहिए। इनफैक्ट मदर्स को आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ठीक है, हमें भगवान ने एक चीज दी है, इट इज अ वेरी गुड क्रिएशन ऑफ गॉड, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट है ना आपके लिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। हमें कुछ अपने बॉडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसा कि आपने कहा कि स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है,
But yes, with the support of your family, with the help of your partner, you can sail through all these difficulties very easily. It takes time, बोलना बहुत easy होता है, but अगर आपका सपोर्ट है किसी का फैमिली में, आपके हस्बैंड का, आपके इन लॉज का, अपने मम्मा पापा का, तो ये बहुत ही एक इजी जर्नी बन जाती है। एंड जहां तक आपने बात की डिप्रेशन और ये वाले सिम्टम्स की, तो यू शुड, दो चीजें होती है। एक होता है पोस्टमार्टम ब्लूज विच इज क्वाइट कॉमन दीज डेज, जिसमें होता है कि सैडनेस फील होती है, फील होता है कि अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, मेरे हाथ में बच्चा आ गया, अब मैं क्या करूंगी, ये वाली फीलिंग। तो अगर आप इसका तो बेसिक सा ये है कि आप थोड़ा सा डीप मेडिटेशन करो, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करो, अपने बॉडी को रिलैक्स रखो, माइंड को रिलैक्स करो, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ योर जो भी केयर गिवर है या आपके आसपास है, उनका इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो ये उतनी ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिसको टैकल ना किया जा सके। बट यस, अगर कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रहा है, देन उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज पोस्टमार्टम ब्लूज आर क्वाइट कॉमन एंड इट कैन बी इजीली टैकल्ड विद these non-pharmacological measures. तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में ना, हमारे टेस्ट इतने होते हैं ना, बहुत टेस्ट होते हैं, आए दिन कोई ना कोई टेस्ट या टेटनेस के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं एंड बहुत सारे सप्लीमेंट चल रहे थे। बट आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवर बेबी, कोई सप्लीमेंट अगर, एक होता है ना, मतलब मैं रह चुकी हूँ, तो जब हम बेबी, जब लैक्टेटिंग मदर होते हैं तो हमारा सारा न्यूट्रिशन बेबी में जा रहा होता है, तो हमारे कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे गायनी आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट कर देते हैं आपको करना है, बट उसके बाद मतलब एक वुमेन जो है और जो फैमिली है उसको दोबारा लेकर नहीं जाती है। या हम खुद, मतलब मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा मैं ठीक हूँ, बच्चा हो गया, अभी तो मैं सही काम वाम चल रहा है मेरा। बट समहाउ धीरे धीरे व्हाट आई फील कि मैं लो एनर्जी फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा पेन्स मुझे जो हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस में कर रहे हैं। तो क्या हमें उसके बाद भी 1 साल तक पूरा टेक केयर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखना जी चाहिए? बिल्कुल। देखो, आयरन और कैल्शियम जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ले रहे होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन, आफ्टर डिलीवरी, जब ब्रेस्ट फीड आप कर रहे हो तब और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आयरन एंड कैल्शियम हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इवन आफ्टर डिलीवरी। और अगर आपके बॉडी में कुछ पहले ही कमियां हैं, तो उनको उस अकॉर्डिंगली हमें सप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। एंड अलॉन्ग विथ सिर्फ न्यूट्रिशन, हम मेडिसिन के फॉर्म में नहीं, अ वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हाट आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स इज कि नो एक्सेस घी, नो एक्सेस शुगर, अ वेल बैलेंस्ड डाइट, अ स्लाइटली हायर ऑन प्रोटीन। तो इससे हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है, बैक टू नॉर्मल आती है। हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर तो क्रिटिकल लेवल पे डेफिशिएंट है तो उसे हमें मेडिसिन से पूरा करना होता है। अदरवाइज अ वेल बैलेंस्ड डाइट अलोंग विथ आयरन एंड कैल्शियम इज सफिशिएंट टू ब्रिंग यू बैक टू नॉर्मल। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ। दैट्स कंप्लीटली तो ऑलराइट। बेसिकली क्वेश्चंस जो है, आप एक वुमेन, बीइंग अ वुमेन, मैं बताती हूँ, मैं अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं थी। व्हेन, जब मुझे सारी चीजें होने लगी, देन आई रियलाइज कि हाउ आई एम इम्पोर्टेंट फॉर माई सेल्फ। एंड मैं अपने ऊपर अगर ध्यान नहीं दूंगी तो मैं कैसे अपनी फैमिली को हैंडल कर पाऊंगी, या मैं अपने बच्चे को कैसे देखूंगी। तो जैसे जैसे स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करते हैं, फंडा फैमिली मेंबर मुझे ज्वाइन करती है, तो उनसे जब मैं पूछती हूँ ना, आपका हेल्थ चेकअप लास्ट कब हुआ था, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, इस तरीके के आंसर्स आते हैं। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 के बाद एटलीस्ट हर 6 मंथ में अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। तो आपका इसमें क्या सजेशन है? आप स्पेसिफिकली आफ्टर प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, तो 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी आपको अपना फर्स्ट चेकअप जरूर कराना चाहिए। और उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आफ्टर 3 मंथ्स जरूर कराना चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी इतना कुछ गो थ्रू करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद हमारे बॉडी में इतनी डेफिशिएंसीज आ जाती है। अगर हम खुद का ही नहीं केयर कर सकते, इफ वी आर नॉट फिट, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द बेबी। तो इसीलिए मदर का फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो, नाउ यू आर अ मदर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर न्यू किड ऑल्सो। तो इसलिए मदर का फिट होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए उनको एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। इफ नॉट इन 6 मंथ, एटलीस्ट इन अ ईयर, उनको एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए।
तो मैम मैं हमेशा बोलती हूँ हम लोग झांसी की रानी या दुर्गा जी है, हमारे बहुत सारे हाथ है, वी कैन डू हम ये भी एनीथिंग। करेंगे, हम वो भी हम वो करेंगे, भी हम ये भी करेंगे। करेंगे। बट ये वो में हम अपने आप को भूल भूल जाते जाते हैं। हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर शेफाली क्या कहना चाह रही है, कि कितना अपने लिए जरूरी है अपने लिए काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैम जैसे ही पोस्ट डिलीवरी के बाद, या सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हमारी जो स्टमक वाला एरिया होता है वो लूज हो जाता है, जी राइट। एंड उसके बाद बहुत सारे वुमेन का कंसर्न होता है कि मेरा सी सेक्शन है, इसकी वजह से मेरा जो स्किन है वो टमी लटक गया है। जी तो उसके बाद वो लोग एक्सरसाइज करने में डरते हैं जब सी सेक्शन होता है। तो बिल्कुल। आपका रिकमेंडेशन क्या है कि एक्सरसाइज आपको कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जो देखिए, जो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉक तो आप इमिडिएटली भी चालू कर सकते हो। वॉक डजंट हैव टू बी ब्रिस्क ऑलवेज, हम्म। बट यू कैन स्टार्ट विथ योर होम। हम्म कि अब आप नाउ यू आर कंफर्टेबल, आप उठ बैठ अच्छे से पा रहे हो, तो घर के अंदर ही थोड़ा बहुत वॉक चालू कर लो, चाहे वो 100 कदम ही हो। एंड आफ्टर 6 वीक्स आप यू कैन स्टार्ट विथ ब्रिस्क वॉक। ओके। 3 मंथ्स के बाद, इन अ केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, आप एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं। एंड 4 to 5 months आफ्टर सी सेक्शन आप कोर वाली एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं। ओके। बिकॉज सी सेक्शन में हमें टमी में कट हुआ होता है, मसल सेपरेट हुई होती है, प्लस हमें अपने पोस्चर का बहुत ध्यान देना हम्म। होता है। इट इज समटाइम्स बैक एक, जैसे एक मिथ है कि हमारा सी सेक्शन हुआ है तो इसीलिए बैक हमारा बैक पेन एक है, हाँ, ज्यादा होता यस है। ट्रू। बैक एक सबको होता है, चाहे यस। वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। बिकॉज हमारी जो पेल्विक बोन है वो आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है। तो एक हमारा जो एक्सेस बनता है स्पाइन का, पेल्विस का और नीचे वो लोअर आगे लिम्स ऐसा, का, वो इस तरीके से हो जाता है। तो उसके लिए हमें बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है, सो दैट हमारा पोस्चर पहले की तरह आ जाए। और धीरे धीरे व्हेन द बॉडी रिकवर्स, 9 मंथ्स लगे हैं उस चीज को, तो एटलीस्ट उतना टाइम तो वापस रिगेन होने में लगेगा। सुनो मैम ने क्या बोला कि आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा हैव सम पेशेंस एंड एटलीस्ट आपने 9 मंथ्स दिए हैं बेबी को डिलीवर करने में, 1 साल आप हमें दो, हम आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैम क्वेश्चन ये होता है कि ना, जो जब आप कोर की एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं मैम कहीं टाँके तो नहीं खुल जाएंगे, मैम कहीं स्टिचेस तो नहीं ओपन हो जाएंगे, मैम मुझे ना वहां पे ऐसा कुछ फील हो रहा है, कहीं कुछ होगा तो नहीं ना, मेरी फैमिली ऐसे बोल रही है। तो एक्चुअली में लोग इतना, मैं ये बोलती हूँ हमेशा से कि आप अपने बच्चे को लिफ्ट कर रहे हो, जस्ट काइंड ऑफ वेट लिफ्टिंग ना, आप 4 किलो का बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। आप स्टार्ट डे 1 से आप कर रहे हो। जी बट आपने जब अपनी कोर एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की तो आप डर गए कि कहीं स्टिचेस ओपन नहीं हो जा रहे हैं। हम्म, बट आप ये सोचो सी सेक्शन के बाद तो गायनी आपको नेक्स्ट डे बोलती है हम्म, उठो और चलो जाओ बिल्कुल वॉशरूम में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ली एम्बुलेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी की रिकवरी में। और जो स्टिचेस का कंसर्न है, तो जो स्टिचेस होते हैं नॉर्मली अप टू 6 वीक्स तक वो हील हो जाते हैं। ओके। तो उसके बियॉन्ड वो खुलने का कोई वो स्कोप नहीं रहता कि वो खुल जाएगा। अगर स्टिचेस ने खुलना है किसी डिजीज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो 6 हफ्ते के पहले ही खुल जाएंगे, अच्छा, उसके पहले नहीं ये खुलेंगे, बहुत ही उसके बाद नहीं इम्पोर्टेंट खुलेंगे। इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि 6 वीक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या स्टिचेस ओपन होने होंगे तो वो 6 वीक से पहले ही खुल जी जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद नहीं उसके खुलेंगे। बाद आपकी, बिकॉज नेचुरली जैसे मैंने आपको कहा कि 6 वीक्स पे आपको अपने एक चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। तो वो असेस करते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट, हम्म। सारी चीजें रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल शेप हो गई है कि नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, स्टिचेस हमारे ठीक है या नहीं। इफ दैट इज फाइन, उसके बियॉन्ड नहीं होता, ऐसे स्टिचेस नहीं खुलते। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अब आते हैं लास्ट पे मैम। तो मेनोपॉज की एक एज क्राइटेरिया क्या होता है कि एक हेल्दी जो मेनोपॉज होता है कि इस टाइम पीरियड में ही आता है? देखो, अगेन हर किसी की अपनी अपनी बॉडी है, हर किसी की अपनी अपनी ओवरीज है। किसकी बॉडी के ओवरीज के एग्स कब एग्जॉस्ट होते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ एज। तो नॉर्मली 48 to 52 ईयर्स के बीच में हम मेनोपॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ जी सो मैम उसमें ये होता है कि वन ऑफ माय स्टूडेंट, वो अभी उनका प्री मेनोपॉज का चल रहा है, तो हॉट फ्लशेस एंड वो लेबर टाइप का पेन भी उनको होता है, और बहुत अनबीरेबल पेन होता है उनको, एंड फ्लो बहुत ज्यादा है। तो उसमें आपका क्या सजेशन है, मतलब क्या वो एबनॉर्मल चीज है या फिर वो नॉर्मल है, शी हैज टू एक्सेप्ट दिस कि यस मेरा मेनोपॉज फेज आ चुका है, एंड देन फिर उसको अपना माइंड कहीं और
डाइवर्ट करना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? मेनोपॉज आने के पहले एक ड्यूरेशन होता है जिसे हम कहते हैं मेनोपॉजल ट्रांजिशन। तो वो नॉर्मल जो हमारे मेंसेस पहले चल रहे होते हैं, रेगुलरिटी जिस किसी भी फीमेल की जिस रेगुलरिटी पैटर्न से पीरियड्स चल रहे हैं, तो मेनोपॉजल ट्रांजिशन में क्या होता है कि नाउ हमारे एग्स एग्जॉस्ट होने वाले हैं। तो पीरियड हर किसी की अपनी अपनी बॉडी है। कईयों के लिए ऐसा होगा कि पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कईयों के लिए ऐसा होगा कि 1.5 2 महीने बाद आ रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे लेट होते 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 एक दिन वो बंद हो गए। कईयों के लिए एब्रप्टली बंद हो गए, एक बार पीरियड आया उसके बाद कभी आए ही नहीं। कईयों के लिए होगा कि वो शॉर्टर साइकिल्स होते जाएंगी एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होते जाएंगी। तो अगर किसी का ब्लीडिंग पैटर्न एबनॉर्मल हो रहा है, इन द सेंस कि उसको बहुत हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, इस कंडीशन में उसे अपने गायनोकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि नॉर्मल है बट वो नॉर्मल ना हो। बिकॉज इसी एज ग्रुप में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या कैंसर होने का भी रिस्क होता है। तो ओके। फीमेल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो मेनोपॉज होने वाला है इसीलिए हमारी ब्लीडिंग हो सकता है। दैट मे बी अ पार्ट ऑफ योर मेनोपॉजल ट्रांजिशन बट इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो। ओके, सो मैम आपने जो बताया कि 80 ml इज एबनॉर्मल हाँ जी। एंड द 60 ml इज द नॉर्मल। 80 ml के बियॉन्ड अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है। और अगर किसी फीमेल को मेनोपॉजल एरिया, मेनोपॉजल ट्रांजिशन के अराउंड इतना हैवी फ्लो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसके कुछ हार्मोनल या ऑर्गेनिक कॉजेस भी हो सकते हैं। जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, या जो यूट्रस की लाइनिंग जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो मोटी हो गई है या थिक हो गई है, तो इसमें कई बार कैंसर डेवलप होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एक बार इसका जांच कर लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम बाद में हमें शॉक ना लगे कि कुछ एबनॉर्मल ऐसा हो गया जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है ना मैम, तो बहुत वो फीमेल एक इमोशनली, एक होता है ना, ब्रेक हो जाती है। एंड इमोशनली तो ब्रेक होती है, कुछ चीजें कह नहीं पाती है, अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर पाती है, और सबसे ज्यादा जो सेक्स लाइफ होती है उनकी वो बहुत इम्पैक्ट करती है। कहीं ना कहीं उनका पीएच जो बैलेंस होना चाहिए इम्बैलेंस हो जाता है, वो ड्राइनेस आ जाती है वजाइनल एरिया में। तो इस चीज में आपका क्या सजेशन, आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि मेनोपॉज को एक्सेप्ट करना है कि बहुत बड़ी बात होती है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो आप मतलब इसको एक्सेप्ट कैस किस वे में करें कि उनको प्रॉब्लम भी ना हो, अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करें और गायनी के पास भी वो फर्दर चेकअप के लिए जाते रहें? देखिए, जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स है ना, उनको टैकल करने के लिए तैयारी आपको पहले से करनी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मेनोपॉज के पहले ही हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक है, हमारे वेट ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो किसी तरीके से, और वेट ट्रेनिंग से आपके मसल और बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, तो जो कुछ ऐसे पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं जैसे लेग पेन हो रहा है और बोन्स वीक हो रही है, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपने पहले से टेक केयर करी हुई है तो ये कब हो जाती है। ओके। प्लस ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो अगर हमारे बॉडी में ट्रिमेंडसली और एब्रप्टली फॉल करेगा तो हॉट फ्लशेस या ड्राइनेस इन वजाइना, ये वाली चीजें उनको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ड्राई वजाइना है तो नेचुरली उनको इंटरकोर्स में दिक्कत आएगी। तो ईस्ट्रोजन का एक बैलेंस बना के रखना, अगर जरूरत है तो हमें बाहर से ईस्ट्रोजन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो हम ले सकते हैं विद आफ्टर, जो दे हैव टू अंडरगो अ बैटरी ऑफ टेस्ट, जो जिससे हम ये देख सकते हैं कि क्या इनको ईस्ट्रोजन लेने की जरूरत है या नहीं, क्या इनको ओरल ईस्ट्रोजन की जरूरत है या लोकली ईस्ट्रोजन देने से काम बन जाएगा। क्योंकि हर किसी फीमेल को इतना ज्यादा ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होता, हर कोई फीमेल को ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट जिनको आ रही है वी शुड सीक हेल्प। एंड हर चीज का सोल्यूशन होता है, मेनोपॉज इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आजकल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर लाइफ वी आर लिविंग आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज शुड नॉट बी टेकन एज अ एंड ऑफ योर लाइफ कि अब तो मेनोपॉज आ गया कि चलो कोई बात नहीं वहीं है पे अब तो ब्रेक हो जाते हैं, मेरा तो बस मेनोपॉज अब तो आ हो गया, गया। अब तो इट्स अ जिंदगी पार्ट ऑफ खत्म। लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ तो आई लाइफ। थिंक जैसे हम पीरियड बोलते हैं ना आपकी,
वी प्राउड कि आई एम ऑन माई पीरियड, राइट। तो हमें आई थिंक मेनोपॉज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए जी था। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि मेनोपॉज एक ट्रॉमा, लोग डरते हैं मैम मेरा मेनोपॉज तो नहीं आ जाएगा, मैम मेरा मेनोपॉज आने वाला है। तो वो मैं कहीं ना कहीं उनको भी मैं वो देती हूँ यार, आपको आपकी बॉडी का साइकिल है, तो आई थिंक हमें वो एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हमें चाहिए। सेलिब्रेट करना चाहिए कि मेनोपॉज ओके, यस। तो हाँ, इसके बाद तो हमारी लाइफ स्टार्ट हो गया आई बिल्कुल। थिंक, तो हर एक फेज अवेयरनेस में। आई थिंक इट विल हेल्प। मेनोपॉजल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर फीमेल्स को अवेयरनेस दी जाए कि मेनोपॉज में आपकी बॉडी कैसे किस तरीके से चेंज हो सकती है या होने वाली है, तो उस चीजों को इजीली और बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। और उन चीजों को टैकल करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, अगर वो हम पहले से ही इम्प्लीमेंट कर ले, तो वो जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। वो एक्सेप्टेंस लानी बहुत जरूरी है। तो आपने सुना कि मैम ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू पीरियड, पीसीओडी एंड प्रेगनेंसी, प्लान कैसे करना है एंड फर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी की इशू हो रही है तो आप कैसे अपने लाइफस्टाइल एंड अलॉन्ग विद गायनी की हेल्प से आप कैसे अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो, अलॉन्ग विद डाइट। डाइट मैम, डाइट वर्ड से ना बहुत लोग डरते हैं। डाइट मैम, मुझसे डाइट नहीं होती है एंड मैं कह कह के थक चुकी हूँ सी कि डाइट बिकॉज इज जस्ट काइंड ऑफ नरिशमेंट। या डाइट से लोगों का मानना होता है कि अब हमें बहुत ही कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में रहना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत अलग तरीके के डाइट्स आ गए, कीटो डाइट, ये डाइट। बट व्हाट आई बिलीव इज कि अब बैलेंस डाइट, जो आप बाहर का खाना अवॉइड करो, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लो, तो आपका वेट एट बे रहता है, कंट्रोल में रहता है। और आपको डाइट एक डाइट की तरह नहीं लगता, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज योर लाइफस्टाइल। आपको अपने लाइफस्टाइल में एक हेल्दी वेल न्यूट्रिशनस डाइट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अगर आप आगे का जीवन अपना अच्छे से जीना सो चाहते हो। मैम, मुझे आपसे बात करके इतना समझ में आया कि हमें डॉक्टर के पास जब बीमार हो तभी नहीं जाने की जरूरत है, जब हम ठीक भी हो बट अपना अपना रेगुलर चेकअप के लिए जाना जी जरूरी है। बिल्कुल इनफैक्ट आई थिंक बिल्कुल। हम वुमेन का बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है कि आपको नहीं पता है कि सिस्टम में क्या चल रहा है, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आपने बिल्कुल वजाइनल एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर जी आपको पीरियड आए, पीरियड का कलर चेंज हो गया है, तो आपको वो भी बिल्कुल डिस्कस करना बिल्कुल। चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि आफ्टर 30 years of age a female should undergo a pap smear test, बिकॉज वो एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट होता है। ओके। एंड इट इज द ओनली कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल अप टू सम एक्सटेंट। तो पैप स्मीयर, रेगुलर पैप स्मीयर जैसे कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, वो एक फीमेल को आफ्टर 30 year of age जरूर कराना चाहिए, ओके या फिर 3 years आफ्टर मैरिज, विच एवर इज अर्लियर। ओके ओके, हाँ ठीक है। जी। सो आई थिंक ये अवेयरनेस तो बहुत जरूरी थी कि वो टेस्ट तो हमें करवाना चाहिए। एंड डॉक्टर शेफाली के साथ जो मेरी जो बात हुई, आई थिंक वो ये जो बहुत सारा मेजर कंसर्न आप सबका था, जो आप लोग जो माइंड में चलता था, जो आपके साथ चल रहा था, मैम का भी यही कहना है कि आप डॉक्टर की हेल्प भी लोगे बट अपनी लाइफस्टाइल भी हेल्दी करोगे and खाना अच्छा खाएंगे तभी ये पॉसिबल है। एंड और गायनी से आप लोग, आई थिंक हमें अपने डॉक्टर से तो हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। तो आप डिजीज से या किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे हम दूर ही रहते हैं। तो मैम वैसे आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे तो मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस होते होंगे बीइंग मतलब आपके पास, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अलग अलग माइंडसेट के आते होंगे एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि यार ये मतलब बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चंस बट डिफरेंट डिफरेंट लोग पूछते हैं बट आंसर एक ही होता है आपका। जी देखो, ऐसा है कि आजकल कुछ, देखो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत केयरलेस होते हैं, जिनको आप बता भी दो कि देखो आपको ये दिक्कत है, ये आगे बढ़ सकती है, एंड दे आर लाइक ओके ठीक है। कुछ तो इस माइंडसेट के साथ आता है कि हाय मुझे वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स। बट यस, एक जो डॉक्टर आपको नॉलेज दे रहे हैं या कुछ किसी टॉपिक के लिए अवेयर कर रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं, तो वो चीज, वो पॉइंट्स आपको लेनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली, आज थैंक यू आपने सो अपना मच। टाइम दिया एंड इतनी सारी नॉलेज एंड अवेयरनेस दी है। आई थिंक हमें थैंक यू हमारी सो तो मच बहुत फॉर हेल्प हैविंग होगी। थैंक यू सो मच। मी। एंड प्लीज ये वीडियो आप ध्यान से सुने एंड देखो एंड अपने भी घर में जितने भी फीमेल या आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी मम्मा, आपकी बहन,
आपके फ्रेंड जो भी है उनको ये वीडियो जरूर आप उन तक पहुंचाओ, बिकॉज वुमेन की हेल्थ बहुत जरूरी होती है। हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट अगर हम फिट हैं तो आई थिंक पूरा भारत फिट है, बिल्कुल। बिकॉज वुमेन हेल्दी की वुमेन, फिटनेस हेल्दी नेशन। हेल्थी नेशन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।